राधे राधे एवरीवन। भाई न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 21 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स या सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट या एक छोटा सा सजेशन, आपको हर एक फैक्ट और हर एक डिटेल को अपने नोट्स में राइट डाउन करते चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ये आपके हैंड रिटन नोट्स ही होंगे जो आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे और एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपके साथ रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले जानते हैं 21 जनवरी को कि 21 जनवरी को क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, किन फेमस पर्सनालिटी का बर्थ हुआ था या डेथ हुई थी। तो सबसे पहले आज ही के दिन यानी कि 21 जनवरी 1945 को रास बिहारी बोस जी, कौन, रास बिहारी बोस जी की डेथ हुई थी। कौन थे ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस को लीड किया था। एक तरह से एक बहुत महान रिवोल्यूशनर थे जिन्होंने जापान में जाके आज़ाद हिंद फौज, किसका, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, जिसके आगे चलकर उसके लीडर या कमांडर कौन बने थे, सुभाष चंद्र बोस जी। ओके, वन मोर थिंग, रास बिहारी बोस ने 1912 में एक कॉन्स्पिरेसी किया था। वो एक मास्टरमाइंड थे उस टाइम के वाइसरॉय को असैसिनेट करने के लिए। उस टाइम के वाइसरॉय कौन थे 1912 के, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर करना। तो उस टाइम के वाइसरॉय थे, मैं ही बता देता हूँ, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग को असैसिनेट करने के लिए रीज़न क्या था कि कलकत्ता से दिल्ली को कलकत्ता से कैपिटल को शिफ्ट करके क्या बना दी गई थी, दिल्ली। सेकंड थिंग, जब दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस निकल रहा था हाथी में बैठ के चांदनी चौक से, तो रास बिहारी बोस ने एक प्लान बनाया कि इनको ख़त्म कर दिया जाए, असैसिनेट कर दिया जाए। उसके लिए उनके एक नॉर्मल सा रिवोल्यूशनरी जिनका नाम था विश्वास कुमार, बसंत कुमार विश्वास, उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के जिस हाथी पे लॉर्ड हार्डिंग बैठे हुए थे उस हाथी के होदे पर एक बॉम्ब को फेंका। बट अनफॉर्चुनेटली ये पर्टिकुलर प्रोग्राम या पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेसी फेल हो गई। ओके, इसके बाद रास बिहारी बोस जापान चले गए और जापान में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया। एंड वहीं से आउट ऑफ इंडिया इन्होंने पूरे के पूरे इंडियन इंडिपेंडेंस की को एक तरह से लीड किया आउट ऑफ इंडिया, इंडिया की आज़ादी की बात करी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी जो है मृणालिनी साराभाई। कौन थी मृणालिनी साराभाई, इनके बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं 9 बजे की क्लास में या 9 बजे के सेशन में। बट टू बी वेरी फ्रैंक, ये एक कोरियोग्राफर, इंडियन डांसर थी, क्लासिकल डांसर, भरतनाट्यम और कथकली की। ये वाइफ थी विक्रम साराभाई की, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट, आज ही के दिन यानी कि 21 जनवरी को 1793 फ्रांस के लास्ट रूलर या बर्बन डायनेस्टी के लास्ट रूलर लुइस 16 की डेथ हुई थी। उनको एज अ असैसिनेट किया था, इनफैक्ट उनको डेथ की सज़ा मिली थी, उनको गिलिटिनाइट किया था। ओके, ये फ्रांस के रिवॉल्यूशन के बाद का रिजल्ट था। नेक्स्ट पर्सनालिटी आती है व्लादिमीर लेनिन। आज ही के दिन 1924 में 21 जनवरी को व्लादिमीर लेनिन, जो यूएसएसआर के फाउंडर, कौन, यूएसएसआर के फाउंडर एंड रशियन रिवॉल्यूशन के मेन फेस हुआ करते थे, उनकी डेथ हुई थी। आज ही के दिन 21 जनवरी को यूएसए की न्यूक्लियर सबमरीन नोटिलस को लॉन्च किया गया था। एंड नोटिलस दुनिया की पहली फर्स्ट न्यूक्लियर रन सबमरीन थी, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी। एंड वन मोर थिंग, आप अगर इन सभी को डिटेल में समझना चाहते हैं, इनके हर एक इवेंट, इनकी पूरे डिटेल में, तो प्लीज़ 9 बजे के सेशन को जरूर वॉच कीजिए। उसमें डेली के डेली आपको डे वाइज हर एक फेमस पर्सनालिटी की के जिनका उस पर्टिकुलर डे में जन्म हुआ या उनकी डेथ हुई उनके बारे में, या उस डे में हिस्ट्री से रिलेटेड जो इवेंट हुआ उसके बारे में डिटेल में समझाया गया है। ओके, मूव करते हैं अपनी फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर, जो है इंडिया सिक्योर्स 16th रैंक इन रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। ओके, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे पास कोई पैनल नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल पैनल या डिजिटल पैनल नहीं है, मेरे पास स्टाइलस नहीं है, मेरे को मेरी उंगली से लिखना पड़ता है। ओके, और मैं इस छोटी सी स्क्रीन में उंगली से ज़्यादा कंटेंट लिख नहीं पाता, तो प्लीज़ जितना मैं कहता हूँ, जितने मैं फैक्ट्स लेता हूँ, उसको आप आपके अकॉर्डिंग अपने हैंड रिटन नोट्स में राइट डाउन करते चलिए। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपनी फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे।
इंडिया ने रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में 154 कंट्रीज में 16th रैंक हासिल की है। कितनी? 154 कंट्रीज में से 16th रैंक। अब बात करते हैं क्या है ये इंडेक्स, कौन रिलीज करता है, एंड इसके बारे में A to Z सिंपली इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं WIF यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड नहीं है, और ये एक ग्लोबल थिंक टैंक है। क्या है? थिंक टैंक है। ओके, ये हमारे देश इंडिया का है जो 2021 में बना था, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट थिंग, ये थिंक टैंक ग्लोबली ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज को कवर करता है, एंड उनके डाटा को कलेक्ट कर कर उनकी रैंकिंग को शो करता है। और इसका फोकस GDP, इकोनॉमी, मिलिट्री पावर, स्ट्रेंथ इन पर नहीं, बल्कि एक गवर्नेंस, एनवायरमेंटल, सोसाइटी, ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, इंडिया किसी कंट्री के अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट, आउट ऑफ द कंट्री क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, इन्वायरमेंट पे, क्लाइमेट पे क्या कंट्रीब्यूशन रहता है उस पर्टिकुलर देश का, उन सभी डाटा को कलेक्ट करती है और उसके बारे में एनुअली एक रिपोर्ट निकालती है जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। नाम से ही क्लियर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, इसने एक रिपोर्ट या इंडेक्स को रिलीज किया है जो है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, और इसी रिपोर्ट में 154 कंट्रीज में इंडिया की रैंक क्या रही है? 16, एंड टॉप किसने किया है? सिंगापुर। किसने? सिंगापुर ने। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर, जो है CDOT विंस स्कोच यानी कि स्टडी इन नॉलेज, ओपिनियन, कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अवार्ड 2025। ओके, सबसे पहले जानते हैं CDOT यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इसको मिला है कौन सा अवार्ड? स्कोच अवार्ड। ओके, ये अवार्ड CDOT के CBS यानी कि सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए दिया गया है। अब ये CBS क्या है, CDOT क्या है, स्कोच क्या है, इन सभी के बारे में जानते हैं। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म या ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिजास्टर के टाइम पर, यानी कि अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, लैंडस्लाइड या नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे आपके मोबाइल पर रियल टाइम अलर्ट देता है, वार्निंग देता है। ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ये डायरेक्टली सेंड करता है, वो भी विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। ओके, एंड बात करते हैं CDOT की। तो ये सरकार की टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये CDOT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है। और आज की डेट में CDOT 5G, 6G, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी पर वर्क कर रहा है। इट मीन्स रिसर्च कर रहा है। और CBS यानी कि सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन, ये क्या है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये एक वार्निंग सिग्नल भेजता है एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, वो भी विदाउट इंटरनेट, क्योंकि डिजास्टर के टाइम पे सबसे पहले जो आपके ये टावर जो लगे रहते हैं ना, एयरटेल के, BSNL के, जियो के, वो ही सबसे पहले ख़त्म होते हैं। सुनामी आएगी तो वो ही गिरेंगे, अर्थक्वेक आएगा तो वो ही गिरेगा। तो विदाउट इंटरनेट आपके मोबाइल पे रियल टाइम वार्निंग आपको शो की जाती है, रियल टाइम कनेक्शन। ओके, इसका मेन फीचर्स की अगर बात करें तो ये 100% क्या 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। ओके, 21 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। रियल टाइम वार्निंग ऑटोमेटिक सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। इसे आत्मनिर्भर भारत का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर, जो है इलायराजा टू रिसीव पद्मनी अवार्ड एट 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेयर और या फिल्म फेस्टिवल 2026। ओके, भारत के लिजेंडरी म्यूजिक कंपोजर कौन? इलैयाराजा। क्या नाम है इनका? इलैयाराजा को पद्मनी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ये अवार्ड उन्हें 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 के टाइम पर दिया जाएगा। ये इवेंट या ये फिल्म फेस्टिवल 28 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगा। कब तक? 28 जनवरी से 1 फरवरी तक। और ये इवेंट औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर में
सेलिब्रेट किया जाएगा, इस इवेंट को होस्ट किया जाएगा। बात करते हैं पद्मनी अवार्ड की। तो ये पद्मनी अवार्ड अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सबसे प्रेस्टिजियस एंड ऑनर्ड और सबसे ज़्यादा बेस्ट एंड हाई क्वालिटी अवार्ड है। ये उन लोगों को दिया जाता है जो सिनेमा, म्यूज़िक या आर्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन देते हैं। इस अवार्ड के साथ साथ एक सिटेशन लेटर यानी कि ताम्रपत्र, अवार्ड और 2 लाख कितने 2 लाख रुपीस को भी कैश प्राइज़ दी जाती है। मतलब इलैया राजा जी को 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं भाई साहब। इलैया राजा को ये अवार्ड इंडियन फोक म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक एंड वेस्टर्न क्लासिकल टेक्निक को ब्लेंड करने के लिए दिया जा रहा है। इन्होंने इस पूरी फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन दिया है एंड इन्होंने फिल्म म्यूज़िक को एक अलग डायमेंशन दिया है। इनकी बात करें तो इन्होंने अपनी लाइफ के पूरे 40 साल इंडियन म्यूज़िक फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं और 1000 कितने 1000 से भी ज़्यादा गानों में या म्यूज़िक्स में इन्होंने अपना योगदान दिया है, अलग-अलग लैंग्वेज में, जैसे तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, अलग-अलग लैंग्वेजेस में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके, अब आती है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज़ डायरेक्टली फ्रॉम महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र की नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 रिकॉग्नाइजेस क्लाइमेट चेंज एज ए चाइल्ड राइट इशू। ओके, अब बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई पहली सिटी बनने जा रही है जो अर्बन क्लाइमेट चेंज इवेंट होस्ट करने जा रहा है, जिसका नाम है मुंबई क्लाइमेट वीक। जो ये इवेंट होस्ट करेंगे कब से कब तक? 17 फरवरी से 19 फरवरी तक। ओके, इस इवेंट का सबसे यूनिक पॉइंट है कि ये क्लाइमेट एक्शन को चाइल्ड राइट इशू के रूप में देख रहे हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज देख रहे हैं उसको चाइल्ड राइट से यानी कि बच्चों से रिलेट करके। कैसे? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उनकी एजुकेशन छूटती है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आते हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका फ्यूचर भी डिस्टर्ब होता है। कैसे? क्लाइमेट इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एजुकेशन के लिए स्कूल्स को बंद कर देंगे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा, स्कूल्स को बंद कर देंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उनकी हेल्थ से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करते हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, इस वजह से क्लाइमेट को सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं बल्कि चाइल्ड राइट का भी इशू माना जा रहा है। इसमें एक टर्म है सिटी लेड क्लाइमेट एक्शन। इसमें एक टर्म है सिटी लेड क्लाइमेट एक्शन। तो इसे समझते हैं। नॉर्मली क्लाइमेट एक्शन या तो नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर होता है, लेकिन मुंबई क्लाइमेट वीक ये शो करता है कि कैसे एक ग्लोबल पावर नहीं, किसी देश नहीं, कोई बड़े से बड़े देश नहीं, एक छोटी सी सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट भी इतने बड़े इश्यूज़ को फेस कर सकती है एंड ईजिली उसको क्रैक डाउन कर सकती है। इसका मेन एम होगा कि कैसे यूथ को क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयर किया जाए, कैसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को होने से रोकने के लिए वॉलंटरी उनके अंदर ये फीलिंग को डेवलप किया जाए। यूथ एंगेजमेंट पार्टनर्स रहेंगे कौन? यूनिसेफ एंड यूनिसेफ का एक इंडियन इनिशिएटिव है युवा। ये दोनों इस प्रोग्राम को लीड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे एंड डायरेक्टली रेगुलेट करेंगे। इसके लिए कॉलेज और स्कूल्स में जाकर रोड शोज किए जाएंगे। इससे यूथ इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो। पोल्यूशन, वेस्ट, ई वेस्ट को कम किया जाएगा इंडिविजुअली अपने अपने लेवल पर। ओके, तो ये डायरेक्टली एक सबसे बड़ा दुश्मन किसी एक कंट्री का दूसरी कंट्री से नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा एनिमी है वो कौन है? क्लाइमेट चेंज। तो उसके अगेंस्ट एक छोटी सी सिटी, अगर अपन वर्ल्ड लेवल पर देखें, एक छोटी सी सिटी मुंबई उसको फेस करने जा रही है। ओके, मूव करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि है चाइना की पॉपुलेशन से रिलेटेड। चाइनाज पॉपुलेशन डिक्लाइंस डिपेंड्स इन 2025 अमिड फॉलिंग बर्थ एंड लो फर्टिलिटी। चलिए समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। चाइना जो एक टाइम पर पूरी दुनिया को रूल करता था पॉपुलेशन के बेसिस पे, मतलब चाइना की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, पर अब लगातार 4 साल से
लगातार 4 साल से चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम से रुक गई है। रुक तो क्या गई है, नेगेटिव जा रही है। कैसे समझते हैं? डाटा से समझते हैं। चाइना की करंट पॉपुलेशन लाइक 2025 के अकॉर्डिंग चाइना की पॉपुलेशन है 140 करोड़। ओके, एंड लास्ट ईयर से लेकर अब तक 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ लोगों की डेथ हुई है। 3 करोड़ लोग कम हुए हैं एक साल में। ओके, सेकंड थिंग, अगर कंपैरिजन में देखें तो 2025 में टोटल बच्चों का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7.92 मिलियन। कितना? 7.92 मिलियन। इट मीन्स अप्रोक्स 8 करोड़, सॉरी 7.92 मिलियन। जो 2024 के अगर अपन कंपेयर करें ना 2024 से, तो सॉरी 2024 से अगर अपन कंपेयर करें तो 17% कम है। 17% कम है। सॉरी, लेट क्लीन दिस। ओके, 2024 से 17% कम है। और फर्स्ट टाइम चाइना ने लोवेस्ट बर्थ रेट को फेस किया है। मतलब हर 1,000 लोगों पे 5.63 बर्थ को देखा गया है। मतलब हर 1,000 लोगों ने मिलके सिर्फ 5.5 बच्चों को ही जन्म दिया है एक साल में। इसके रीजंस क्या हैं? क्योंकि चाइनीज़ लोग बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रहे, चलिए इन्हें समझते हैं। क्योंकि वहाँ हाउसिंग बहुत ज़्यादा महंगी है, एजुकेशन, वहाँ का वर्किंग कल्चर, वहाँ की हाई रेटेड सोसाइटी, जॉब इनसिक्योरिटी, फ्यूचर इनकम की अनसर्टेनिटी, इन सभी के वजह से वहाँ के जो पेरेंटहुड है या फिर वहाँ के जो पेरेंट्स है बच्चे पैदा करने में कतरा रहे हैं। सिंपल सी बात है, इन सभी प्रॉब्लम की वजह से चाइनीज़ पेरेंट्स या कपल्स बच्चे पैदा नहीं करते, क्योंकि पेरेंटहुड बहुत रिस्की और स्ट्रेसफुल होता जा रहा है। कहाँ पर? चाइना में। चाइना ने काफ़ी पॉलिसीज़ भी बनाई थी इससे रिलेटेड। जब चाइना पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन फेस कर रहा था, एक टाइम था जब चाइना का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जब फेस कर रहा था, तो चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी बना दी। ओके, बट पॉपुलेशन को गिरता हुआ देखकर चाइना ने 2015 में, कब? 2015 में 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दी एंड 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दी। बट ग्राउंड रियलिटी तो डाटा में क्लियरली दिख रही है। इसके लिए 2025 में एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है चाइना ने कि हर एक बच्चे पे उस फैमिली को या उस पेरेंट्स को 3600 युआन दिए जाएंगे। एजुकेशन को फ्री की जाएगी, डे केयर सर्विसेज दी जाएगी एंड टैक्स में कटौती की जाएगी, जितना कम टैक्स वो उनके स्लैब के अकॉर्डिंग होगा। एंड काफ़ी बेनिफिट्स दे रहे हैं चाइना वाले, बट रिजल्ट फिर भी लिमिटेड ही है। ओके, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? चाइना की एजिंग पॉपुलेशन डायरेक्टली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वर्क फोर्स वहाँ की टोटली बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ओके, एंड वन मोर थिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती जाएगी, क्योंकि चाइना किस पर घमंड करता था? अपनी स्किल्ड लेबर पर। बट जब वहाँ पर लेबर ही नहीं होंगे, तो स्किल्स वाले लेबर ही नहीं होंगे, तो वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी कैसे? एंड सबसे लास्ट, पेंशन और हेल्थ केयर सर्विसेज का इतना बर्डन रहेगा चाइना पे कि पॉपुलेशन की वजह से वो एक टाइम पर उसकी इकोनॉमी टोटली कोलैप्स होने लगी। एंड ये सभी चीज़ें इन फ्यूचर इंडिया को भी फेस करना पड़ सकती है। सो प्लीज़, ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपने फाइनल थिंग में। आपने कितना क्या पढ़ा है उसके बारे में चलिए जानते हैं। उसके बारे में आपका एक छोटा सा टेस्ट, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर देना रहेंगे। ओके, व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026? रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 14, 15, 16 या 18? सी डॉट, सॉरी, इट इज सी डॉट वन द स्कोच अवार्ड 2025। व्हाट डज स्कोच स्टैंड फॉर? सी डॉट ने जो स्कोच अवार्ड को जीता है उसमें स्कोच का मतलब क्या है? ओके, व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2026? ये ओके, लास्ट का क्वेश्चन है। Which country recorded its fourth consecutive annual fall in population in 2025 with a total population of 1.404 billion? India, China, USA and Indonesia. Last but not the least question, who has been selected to receive the Padma Pani Award at the 11th Ajanta Ellora International Film Festival? A.R. Rahman, Ilayya Raza, Shankar Ehsaan Loy या लास्ट वन लता मंगेशकर? ओके, प्लीज़ आपको हर एक फैक्ट्स को, हर एक
डिटेल को जो आपने आपके नोट्स में राइट डाउन किए हैं उनका टाइम टू टाइम रिवीजन करते चलना है एंड बने रहना। इसी सेशन में आपको डेली सिर्फ वही न्यूज़ दी जाएंगी जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह।